क्या आपको नर्सरी राइम याद है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन सितारों के बारे में सोचा होगा और आपके मन में कई सवाल होंगे। प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, वे कैसे अस्तित्व में आए, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? हो सकता है कि ऐसे और भी कई सवाल आपके मन में अभी भी हों। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि ये चमकते छोटे सितारे कैसे बने। इसके साथ ही आप अंततः पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। प्रारंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी संख्या में परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। पहले और लोकप्रिय तर्कों में से एक जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट का था। गणितज्ञ लाप्लास ने इसे 1796 में संशोधित किया। इसे नेबुलर परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। परिकल्पना ने माना कि ग्रहों का निर्माण एक युवा सूर्य से जुड़ी सामग्री के एक बादल से हुआ था जो धीरे धीरे घूम रहा था। बाद में 1900 में चैम्बरलाइन और मॉलटन ने माना कि एक भटकता हुआ तारा सूर्य के पास पहुंचा है। नतीजतन सामग्री का एक सिगार के आकार का विस्तार सौर सतह से अलग हो गया था। जैसे जैसे गुजरता हुआ तारा दूर जाता गया, सौर सतह से अलग किया गया पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमता रहा और ये धीरे धीरे ग्रहों में संघनित होता गया। सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस तर्क का समर्थन किया। बाद की तारीख में सूर्य के एक साथी के तर्कों को सहअस्तित्व माना जाता है। इन तर्कों को द्विआधारी सिद्धांत कहा जाता है। 1950 में रूस में ऑटो श्मिट और जर्मनी में कार्ल वीज़ास्कर ने कुछ हद तक नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया। हालांकि विवरण में भिन्नता थी। उन्होंने माना कि सूर्य सौरनिहारिका से घिरा हुआ था जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ जिसे धूल कहा जा सकता है। कणों के घर्षण और टकराने से डिस्क के आकार का बादल बन गया और ग्रहों का निर्माण अभिवृद्धि की प्रक्रिया से हुआ। हालांकि बाद के काल में वैज्ञानिकों ने केवल पृथ्वी या ग्रहों की बजाय ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्याओं को उठाया। आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय तर्क बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। एडविन हबल ने 1920 में इस बात का प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, आकाश गंगाएं आगे और आगे अलग होती जाती हैं। आप प्रयोग कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि विस्तारित ब्रह्मांड का क्या अर्थ है। आकाश गंगाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करें। अब यदि आप गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे पर अंकित बिंदु गुब्बारे के फैलते ही एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती हुई पाई जाती है और इस प्रकार ब्रह्मांड का विस्तार माना जाता है। हालांकि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर बिंदुओं के बीच की दूरी में वृद्धि के अलावा बिंदु स्वयं भी बढ़ रहे हैं। ये तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हालांकि आकाश गंगाओं के बीच का स्थान बढ़ रहा है, लेकिन अवलोकन आकाश गंगाओं के विस्तार का समर्थन नहीं करते हैं। तो गुब्बारे का उदाहरण केवल आंशिक रूप से सही है। चित्र 2.1 बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के विकास में निम्नलिखित चरणों पर विचार करती है। शुरुआत में ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ एक ही स्थान पर एक छोटी गेंद, एक वचन परमाणु के रूप में एक अकल्पनीय रूप से छोटी मात्रा, अनंत तापमान और अनंत घनत्व के साथ मौजूद थे। बिग बैंग में छोटी गेंद हिंसक रूप से फट गई। इससे एक बड़ा विस्तार हुआ। अब ये आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिग बैंग की घटना वर्तमान से 13.7 अरब साल पहले हुई थी। विस्तार आज भी जारी है। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती गई। धमाके के बाद 1 सेकंड के अंशों के भीतर विशेष रूप से तेजी से विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार धीमा हो गया है। बिग बैंग घटना के पहले 3 मिनट के भीतर पहला परमाणु बनना शुरू हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4,500 के केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ को जन्म दिया। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच अंतरिक्ष में वृद्धि। इसका एक विकल्प हॉयल की स्थिर अवस्था की अवधारणा थी। ये किसी भी समय ब्रह्मांड को लगभग एक जैसा ही मानता था। हालांकि विस्तारित ब्रह्मांड के बारे में अधिक सबूत उपलब्ध होने के साथ वर्तमान में वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड के विस्तार के तर्क का समर्थन करता है। तारे का निर्माण, पदार्थ और ऊर्जा का वितरण प्रारंभिक ब्रह्मांड में भी नहीं था। इन प्रारंभिक घनत्व अंतरों ने गुरुत्वाकर्षण बलों में अंतर को जन्म दिया और इसने पदार्थ को एक साथ खींच लिया। ये आकाश गंगाओं के विकास के लिए आधार बने। एक आकाश गंगा में बड़ी संख्या में तारे होते हैं।
आकाशगंगाएं विशाल दूरियों में फैली हुई हैं जिन्हें हजारों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। अलग अलग आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से 150,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। नेबुला नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय से एक आकाशगंगा बनने लगती है। अंततः बढ़ती हुई नीहारिका गैस के स्थानीयकृत गुच्छों को विकसित करती है। ये गुच्छे और भी सघन गैसीय पिंडों में बढ़ते रहते हैं जिससे तारों का निर्माण होता है। माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था। एक प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, न कि समय का। प्रकाश 3 लाख किमी सेकंड की गति से यात्रा करता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे एक प्रकाश वर्ष माना जाता है। ये 9.46112 किमी के बराबर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 1,49,898,000 किमी है। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से ये 8.311 मिनट है। ग्रहों का निर्माण ग्रहों के विकास में निम्नलिखित चरणों को माना जाता है। आए तारे एक नीहारिका के भीतर गैस के स्थानीयकृत गांठ होते हैं। गांठों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल गैस बादल के लिए एक कोर का निर्माण करता है और गैस कोर के चारों ओर गैस और धूल की एक विशाल घूर्णन डिस्क विकसित होती है। अगले चरण में गैस बादल संघनित होने लगता है और पदार्थ चारों ओर एक और छोटी गोल वस्तुओं में विकसित होता है। ये छोटे गोल पिंड सामंजस्य की प्रक्रिया से विकसित होते हैं जिन्हें प्लेनेटिमल्स कहा जाता है। टक्कर से बड़े पिंड बनने लगते हैं और गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ आपस में चिपक जाता है। प्लेनेटिमल्स बड़ी संख्या में छोटे पिंड हैं। अंतिम चरण में ये बड़ी संख्या में छोटे ग्रहजीव एकत्रित होकर ग्रहों के रूप में कम बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। जिस नेबुला से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है उसका पतन और कोर गठन कुछ समय 5.6 अरब साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 4.6 अरब साल पहले ग्रहों का निर्माण हुआ था। हमारे सौर मंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु जैसे लाखों छोटे पिंड और भारी मात्रा में धूल कण और गैसें शामिल हैं। 8 ग्रहों में से बुधवार, शुक्रवार, पृथ्वी और मंगलवार को आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि वे सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। वैकल्पिक रूप से पहले 4 को स्थलीय कहा जाता है जिसका अर्थ है पृथ्वी की तरह क्योंकि वे चट्टान और धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाले होते हैं। शेष 4 को जोवियन या गैस जाइंट ग्रह कहा जाता है। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति जैसा। उनमें से अधिकांश स्थलीय ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं और इनमें घना वातावरण है, ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन का। सभी ग्रह लगभग 4.6 अरब साल पहले इसी अवधि में बने थे। कुछ समय पहले तक अगस्त 2006 प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि प्लूटो को हाल ही में खोजे गए अन्य खगोलीय पिंडों 2003 अब 313 की तरह बौना ग्रह कहा जा सकता है। हमारे सौर मंडल के बारे में कुछ आंकड़े नीचे बॉक्स में दिए गए हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानी क्यों हैं जबकि अन्य ज्यादातर गैसीय रूप में हैं? स्थलीय और जोवियन ग्रहों के बीच अंतर को निम्नलिखित स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्थलीय ग्रहों का निर्माण मूल तारे के निकट के क्षेत्र में हुआ था जहां गैसों के ठोस कणों के संघन के लिए ये बहुत गर्म था। जोवियन ग्रहों का निर्माण काफी दूर स्थान पर हुआ था। सूर्य के निकट सौर हवा सबसे तीव्र थी, इसलिए इसने स्थलीय ग्रहों से बहुत सारी गैस और धूल उड़ा दी। सौर हवाएं इतनी तीव्र नहीं थीं कि जोवियन ग्रहों से गैसों को समान रूप से हटा दे। स्थलीय ग्रह छोटे होते हैं और उनका निचला गुरुत्व बाहर निकलने वाली गैसों को रोक नहीं पाता। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति की तरह ये समझाने की कोशिश की गई है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाव दिया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा ने एक तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण किया। पूरा द्रव्यमान एक गूंगा घंटी के आकार का शरीर बन गया और अंततः ये टूट गया। ये भी सुझाव दिया गया था कि चंद्रमा को बनाने वाले सामग्री को प्रशांत महासागर के कब्जे वाले अवसाद से अलग कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान वैज्ञानिक किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। अब आमतौर पर यह माना जाता है कि पृथ्वी के एक उपग्रह के रूप में चंद्रमा का बनना विशाल प्रभाव का परिणाम है या जिसे बिग स्प्लैट के रूप में वर्णित किया गया है।
मंगलवार के आकार के 1 से 3 गुना आकार का एक पिंड पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही पृथ्वी से टकरा गया। इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। विस्फोटित सामग्री का ये हिस्सा तब पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा और अंततः लगभग 4.44 बिलियन वर्ष पहले वर्तमान चंद्रमा में बना। पृथ्वी का विकास। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह शुरू में हाइड्रोजन और हीलियम के पतले वातावरण के साथ एक बंजर, चट्टानी और गर्म वस्तु थी। ये पृथ्वी की आज की तस्वीर से कोसों दूर है, इसलिए कुछ घटनाएं हुई होंगी, प्रक्रियाएं जो चट्टानी, बंजर और गर्म पृथ्वी से एक सुंदर ग्रह में पर्याप्त मात्रा में पानी और जीवन के अस्तित्व के अनुकूल वातावरण के साथ इस परिवर्तन का कारण बन सकती हैं। अगले भाग में आप ये जानेंगे कि किस प्रकार 400-600 मिलियन वर्ष और वर्तमान के बीच की अवधि ने ग्रह की सतह पर जीवन का विकास किया। पृथ्वी की एक स्तरित संरचना है। वायुमंडल के सबसे बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो पदार्थ मौजूद है वह एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है, सतह से लेकर गहरी गहराई तक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इनमें से प्रत्येक में विभिन्न विशेषताओं वाली सामग्री होती है। पृथ्वी की परतदार संरचना का विकास कैसे हुआ? स्थलमंडल का विकास। पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था के दौरान ज्यादातर अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व में क्रमिक वृद्धि के कारण अंदर के तापमान में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप अंदर की सामग्री उनके घनत्व के आधार पर अलग होने लगी। इसने भारी सामग्री जैसे लोहा को पृथ्वी के केंद्र की ओर और हल्के पदार्थों को सतह की ओर ले जाने की अनुमति दी। समय बीतने के साथ यह और ठंडा हो गया और जमकर छोटे आकार में संघनित हो गया। इससे बाद में बाहरी सतह का विकास क्रस्ट के रूप में हुआ। चंद्रमा के बनने के दौरान विशाल प्रभाव के कारण पृथ्वी और भी गर्म हो गई थी। ये विभेदीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से है कि पृथ्वी बनाने वाली सामग्री अलग अलग परतों में विभाजित हो गई। सतह से शुरू होकर केंद्रीय भागों तक हमारे पास क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर जैसी परतें होती हैं। क्रस्ट से कोर तक सामग्री का घनत्व बढ़ता है। हम अगले अध्याय में इस परत में से प्रत्येक के गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वायुमंडल और जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योगदान है। आप अध्याय 8 में पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना और संरचना के बारे में बात करेंगे। वर्तमान वातावरण के विकास में 3 चरण हैं। पहला चरण आदिम वातावरण के नुकसान से चिह्नित है। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। अंत में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित दुनिया द्वारा वातावरण की संरचना को संशोधित किया गया था। माना जाता है कि प्रारंभिक वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम के साथ सौर हवाओं के परिणाम स्वरूप छीन लिया गया था। ये न केवल पृथ्वी के मामले में हुआ बल्कि उन सभी स्थलीय ग्रहों में भी हुआ जिनके बारे में माना जाता था कि वे सौर हवाओं के प्रभाव से अपना मूल वातावरण खो चुके थे। पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान आंतरिक ठोस पृथ्वी से गैसों और जल वाष्प को छोड़ा गया था। इसने वर्तमान वातावरण के विकास की शुरुआत की। प्रारंभिक वातावरण में मुख्य रूप से जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत कम मुक्त ऑक्सीजन थी। जिस प्रक्रिया से गैसों को अंदर से बाहर निकाला जाता है उसे डिगैसिंग कहा जाता है। निरंतर ज्वालामुखी विस्फोटों ने वायुमंडल में जल वाष्प और गैसों का योगदान दिया। जैसे ही पृथ्वी ठंडी हुई, छोड़ी गई जलवाष्प संघनित होने लगी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के पानी में घुल गई और तापमान और कम हो गया, जिससे अधिक संघनन और अधिक बारिश हुई। सतह पर गिरने वाला वर्षा जल महासागरों को जन्म देने के लिए गड्ढों में एकत्र हो गया। पृथ्वी के निर्माण के 500 मिलियन वर्षों के भीतर पृथ्वी के महासागरों का निर्माण हुआ। ये हमें बताता है कि महासागर 4000 मिलियन वर्ष जितने पुराने हैं। लगभग 3800 मिलियन वर्ष पहले जीवन का विकास शुरू हुआ था। हालांकि वर्तमान से लगभग 2500 से 3000 मिलियन वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई थी। जीवन लंबे समय तक महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से महासागरों में ऑक्सीजन का योगदान होने लगा। आखिरकार महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और 2000 मिलियन वर्ष पहले ऑक्सीजन ने वातावरण को भरना शुरू कर दिया। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी के विकास में अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित हैं। निस्संदेह ये स्पष्ट है कि प्रारंभ में पृथ्वी या पृथ्वी का वातावरण भी जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसने पहले जटिल कार्बनिक अणुओं को उत्पन्न किया और उन्हें इकट्ठा किया।
ये जमाव ऐसा था कि वे निर्जीव पदार्थ को सजीव पदार्थ में परिवर्तित करके स्वयं की नकल कर सकते थे। विभिन्न कालखंडों में इस ग्रह पर मौजूद जीवन का रिकॉर्ड जीवाश्मों के रूप में चट्टानों में मिलता है। नीले शैवाल के वर्तमान रूप से निकटा से संबंधित सूक्ष्म संरचनाएं भूवैज्ञानिक संरचनाओं में लगभग 3000 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी पाई गई हैं। ये माना जा सकता है कि जीवन का विकास लगभग 3800 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। एक कोशीय जीवाणु से आधुनिक मनुष्य तक जीवन के विकास का सारांश भूवैज्ञानिक काल पैमाना में दिया गया है।